हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम कोवलेंट बॉन्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कोवलेंट बॉन्ड यूनिट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट में है ये। कोवलेंट बॉन्ड को समझने से पहले हम बॉन्ड क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ बंध बनाने की का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए परमाणु यौगिक बनाते हैं। अब जैसे कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता बंध बनाने में भाग लेने वाले एटम्स में यदि विद्युत ऋणता का अंतर बहुत अधिक है तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उनके मध्य जो बंध बनता है वो आयनिक बंध होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन एटम में सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी बहुत कम होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अधिक होती है, 3.3 के आसपास होती है, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। जबकि सोडियम एक मेटल है और इसकी विद्युत ऋणता बहुत कम होती है। तो सोडियम एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके कैटायन बनाता है, Na+ कैटायन। जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधिक होती है, जिसके कारण ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्लोराइड आयन बनाता है। अब कैटायन और एनायन के मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उससे आयनिक बंध बनता है। तो विद्युत ऋणता का अंतर बहुत अधिक होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। और यदि बंध बनाने में भाग लेने वाले जो एटम्स हैं उनकी विद्युत ऋणता यदि लगभग बराबर है या बराबर है तो सहसंयोजी बंध बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि बंध में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों एटम्स के मध्य होते हैं, ना तो ए के पास हो ए का जो पूर्ण अधिकार होता है बंधित इलेक्ट्रॉनों का, और ना ही बी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को त्याग पाता है यदि बी जिसकी विद्युत ऋणता बहुत कम हो। तो अगर मान लीजिए विद्युत ऋणता बराबर है या लगभग बराबर है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बराबर होता है तो बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यानी जो सेम एटम्स होते हैं उनके मध्य जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता 2.1 होती है लगभग, तो डिफरेंस भी दोनों सेम एटम है तो डिफरेंस 0 होता है तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और यदि जो लगभग बराबर है या अंतर तो है लेकिन बहुत अधिक नहीं है तो कोवलेंट बॉन्ड तो बनता है लेकिन उसमें पोलराइजेशन हो जाता है। तो ऐसे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसके कारण जिसकी थोड़ी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जिसकी थोड़ी कम होती है विद्युत ऋणता उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं, प्योर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए ल्यूज थ्योरी दी गई। ल्यूज थ्योरी क्या है? ल्यूज थ्योरी ये कहती है कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बंध इसलिए बनाते हैं ताकि उनके जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो सके। 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए जो एटम है
वो बंद बनाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि परमाणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ बंध बनाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कार्बन है, कार्बन और 4 क्लोरीन एटम है, ये मिल करके कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक बनाता है। तो कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन का जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। जबकि क्लोरीन एटम के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है कार्बन से, तो उसको उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है क्लोरीन का। लेकिन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसलिए एक क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन एटम वो 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन का ही साझा कर सकता है क्लोरीन के साथ, कार्बन के साथ। इसलिए एक कार्बन 4 क्लोरीन एटम के साथ मिलकर के 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, जिससे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड यौगिक या कंपाउंड का निर्माण होता है। और ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यदि मान लीजिए कि पाई बॉन्ड, यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई बंध का निर्माण होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, जबकि कार्बन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन जो है जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेता है और या साझा कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉनों का और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। लेकिन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 2 ऑक्सीजन के साथ ये बंध बना के अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। और इसमें डबल बॉन्ड बनता है, इसलिए एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये जो यौगिक है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब अष्टक नियम ये है कि जो एटम है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए यौगिक बनाता है, कंपाउंड बनाता है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें अष्टक नियम का पालन अधिकांशतः नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनमें डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, डी ब्लॉक वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं, जिसके कारण वो उनका जो शेल है, वैलेंस शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, यानी हम कहें कि 18 इलेक्ट्रॉन तक वो ग्रहण कर सकते हैं, जिसके कारण ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये अष्टक नियम का पालन नहीं करते। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें अष्टक का प्रसार होता है, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इनमें जो फास्फोरस है उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये 5 क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनने पर फास्फोरस के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि सल्फर हेक्साफ्लोराइड बनने पर सल्फर के जो आउटर शेल है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन तक हो जाते हैं, जो कि 8 से अधिक होते हैं। तो इसको हम अष्टक का प्रसार कहेंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन ही हो पाते हैं, लेकिन वो जो कंपाउंड होता है वो स्थायी होता है,
जैसे बेरिलियम डाइक्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 क्लोरीन से बंध बना के 2 और इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है, जिससे बेरिलियम के आउटर शेल में या वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जो कि 8 से कम हैं। यानी इसको हम अष्टक मतलब जो बेरिलियम है उसका अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता। इसी तरीके से बेरिलियम हाइड्राइड भी है। बोरोन क्लोराइड में बोरोन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है। तो जो वैलेंस शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन एटम के साथ जब ये बंध बनाता है तो वो साझे से मिल जाते हैं इसको। तो बोरोन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि 8 से कम हैं। तो बोरोन क्लोराइड का भी अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता है, इसमें भी एक ऑर्बिटल वैकेंट रह जाता है। और इसके अलावा लुईस की जो सीमाएं हैं उसमें अगला है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होता है, वैलेंस शेल में ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जनरली ऑड है तो ये अनुचुंबकीय है। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का तो अष्टक पूर्ण है, लेकिन नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर शेल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। यानी इसमें क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ जब बंध बनाता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का ही साझा कर पाता है, जिससे जो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल है उसमें कुल मिलाकर के 7 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, यानी 8 से कम है और विषम संख्या में है। और यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एक, तो ये जो कंपाउंड है नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है, यानी इसकी जो चुंबकीय गुण है वो अनुचुंबकीय होता है।